कार्तिक अपनी भाभी की मौत को भूल नहीं पा रहा था। उसकी भाभी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था उसकी भाभी की मौत का? जब भी कार्तिक अपनी भाभी के कमरे की ओर देखता, उसके सीने में एक ठंडी हवा सी उतर आती। वही फर्श, वही दरी, वही बालकनी, और फिर वो रात, उसकी नायरा भाभी की आखिरी रात। नायरा हर किसी की नज़र में कोमल और सबको प्यार बांटने वाली थी। अब वो फोटो फ्रेम में मुस्कुरा रही थी। नायरा 6 महीने की गर्भवती थी। उस रात धीमी धीमी बारिश हो रही थी। नायरा के आखिरी 2-3 दिन कुछ अलग थे। उसने अपने पति दीपक से अधिक देर तक बातें की। प्राची जो उसकी ननद थी, उसने सोचा कि नायरा को शायद पेट में दर्द हुआ था, पर उस दिन किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी सास सविता देवी ने कहा, पेट बड़ा है तो दर्द होता रहता है, और अपने काम में लग गई। दीपक अपने ऑफिस के कागजों में घुसा रहा। वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता था। वो रात सभी को याद है, असाधारण सी। दरवाजा खुला, दीपक भीतर आया, भीगा हुआ, चिड़चिड़ा और नशे में थोड़ा लड़खड़ाता हुआ। दीपक तेज आवाज में बोला, तुम अब भी जाग रही हो? डॉक्टर ने कहा था ना आराम करो फिर भी। नायरा बोली। दीपक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीपक बोला। क्या यार, हर वक्त वही पुरानी बातें? नायरा कांपते हुए बोली। पुरानी नहीं, जरूरी है। दीपक ने अपना कोट फेंक दिया और सोफे पर बैठ गया। कमरे में अल्कोहल की गंध फैल गई। दीपक, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? दीपक चकित होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सब जानती हूँ। नायरा की आंखें भर आई। उसने डायरी उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई। ये सब तुम्हारे कागजों में था, किसी सोनम का नाम, और वो मेडिकल रिपोर्ट, और ये वो बच्चा। दीपक का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने झटके से डायरी छीनी और चिल्लाया, तुम्हें किसने हक दिया मेरी चीजें पढ़ने का? नायरा सिसक पड़ी। हक? दीपक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। क्या मुझे जानने का हक नहीं? दीपक ने ठंडी आवाज में कहा, हर बात जानना जरूरी नहीं होता नायरा। कमरे में एक पल को बिजली चमकी और उसी रोशनी में नायरा ने देखा। दीपक के हाथ में वो रिपोर्ट थी जो उसने छुपाई थी। उस पर साफ लिखा था, पेशेंट सोनम, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। नायरा की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए कहा, तो ये सच है? दीपक ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। बारिश तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी उस कमरे की चीख सुन रहा हो। दीपक, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? नायरा, कभी कभी हालात इंसान से गलती करा देते हैं। नहीं दीपक, ये गलती नहीं, गुनाह है, और मैं इसे नहीं छुपाऊंगी। उसके ये शब्द सुनते ही दीपक पलटा। उसकी आंखें लाल थी। मत करना ये नाटक नायरा। कोई भरोसा नहीं करेगा तुम्हारी बातों पर। सब मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। नायरा चिल्लाई। तो मैं भी अब सबको सच बताऊंगी। और फिर वही आखिरी चीख थी जो कार्तिक ने अपने कमरे से सुनी थी। उसने सोचा, शायद झगड़ा हुआ होगा। सुबह जब बारिश थमी तो घर के भीतर एक अनकहा सन्नाटा पसर गया। नायरा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दीपक ने कहा वो सो रही होगी, पर जब प्राची ने दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ा गया और सब कुछ थम गया। नायरा फर्श पर पड़ी थी। उसकी हथेलियां नीली पड़ चुकी थी। पास में टूटी हुई दवा की शीशी और टेबल पर वही डायरी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, कभी कभी सच्चाई सिर्फ मरकर ही सामने आती है। डॉक्टरों ने कहा, संभावित जहर, पर कौन सा जहर और कैसे? नायरा की रिपोर्ट में किसी बीमारी का जिक्र नहीं था। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तब कुछ खास नहीं मिला, लेकिन कार्तिक ने देखा, नायरा की डायरी के बीच एक आधा फटा हुआ पन्ना था। उस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अलमारी की तीसरी दराज में देखना। कार्तिक ने वही दराज खोली। अंदर से निकला एक छोटा सा लिफाफा। उस पर किसी और के हाथ की लिखावट थी, सोनम पर्सनल, और लिफाफे के अंदर एक सोनोग्राफी रिपोर्ट। पर उस रिपोर्ट में जो नाम था वो देखकर कार्तिक के होश उड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था,
पेशेंट नायरा मेहता, 6 मंथ प्रेगनेंसी, बच्चा दीपक का नहीं। कार्तिक ने पन्ना कसकर पकड़ा, जैसे वो सच को पकड़ रहा हो जो किसी ने मिटा दिया था। अब उसे यकीन हो गया था, नायरा की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये सोचा समझा खेल था। उसने खिड़की के बाहर झाँका। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और उसे लगा, घर में जितनी भी परतें हैं, सबकी जड़ में एक ही नाम है, दीपक। लेकिन सवाल ये था, अगर बच्चा दीपक का नहीं था तो फिर किसका था? और नायरा के पास वो रिपोर्ट कैसे आई? कार्तिक के दिल में अब एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो। बारिश के तीसरे दिन आसमान साफ हो चुका था, लेकिन मेहता परिवार के घर पर अब भी डर के, शर्म के और शक के बादल मंडरा रहे थे। नायरा की 13वीं से पहले ही पुलिस ने दोबारा दस्तक दी। इस बार उनके साथ थी डॉक्टर सोनम, वही डॉक्टर जिसके नाम का नायरा की डायरी में और दीपक की रिपोर्ट में बार बार जिक्र था। सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। टेबल पर नायरा की डायरी, टूटी शीशी और कुछ रिपोर्ट्स रखी थी। इंस्पेक्टर ठाकुर ने सबकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, नायरा मेहरा की मौत जहर से हुई है। जहर वही था जो अस्पतालों में प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान प्रयोग होता है, लेकिन यह डोज जानबूझकर घातक मात्रा में दिया गया था। सविता देवी के होंठ सूख गए। मतलब किसी ने? हाँ, इंस्पेक्टर बोला। ये आत्महत्या नहीं, हत्या लगती है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कार्तिक की नज़र दीपक पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम जड़ था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इंस्पेक्टर ने पूछा, दीपक मेहता, आप ही के नाम पर मेडिकल स्टोर से ये दवा ली गई थी, क्या आप बता सकते हैं क्यों? दीपक ने कहा, वो दवा मैंने ली थी, पर डॉक्टर सोनम के कहने पर। नायरा को उल्टियां हो रही थी, इंस्पेक्टर ने नोट किया। फिर उसने अपनी फाइल खोली और कहा, डॉक्टर सोनम, अब आप बताइए। उसने धीरे से कहा, नायरा मेरी नियमित मरीज थी। उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, पर पिछले 2 महीनों से कुछ अजीब बदलाव दिख रहे थे, मानसिक और शारीरिक दोनों। वो बहुत तनाव में थी और बार बार मुझसे कहती थी कि डॉक्टर, मुझे लगता है कोई मुझसे कुछ छिपा रहा है। इंस्पेक्टर बोले, कौन? सर, मैंने नहीं पूछा, पर एक दिन वो मेरे क्लिनिक में रो रही थी। उसने कहा कि उसके पति ने किसी और औरत के साथ रिश्ता बनाया है। उसने नाम भी लिया, सोनम। तब मैंने साफ कहा कि वो मैं नहीं हूँ। नायरा ने फिर माफ़ी मांगी, पर अगले दिन जब वो फिर आई, उसने मुझे एक सील्ड लिफाफा दिया और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये किसी ईमानदार इंसान को देना। वो लिफाफा कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सोनम ने अपना बैग खोला। ये वही लिफाफा था। उस पर लिखा था, कार्तिक के लिए। कार्तिक की सांस थम गई। वो लिफाफा उसने अपने हाथों में लिया, जैसे उसमें पूरी दुनिया की सच्चाई हो। अंदर एक पत्र था, उसकी नायरा भाभी की लिखावट में। प्रिय कार्तिक, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कोई मेरा नहीं है। मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है। मैं नहीं जानती वो बच्चा किसका है, क्योंकि मैंने अपने पति से कभी रिश्ता तोड़ा ही नहीं। पर मेरी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि डीएनए मेल नहीं करता। इसका मतलब है, या तो किसी ने मेरी रिपोर्ट बदल दी है, या मेरे अंदर जो जीवन पल रहा है उसे किसी ने छेड़ा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे डर लग रहा है, और ये डर मेरे अपने घर के भीतर से आ रहा है। अगर मैं चली जाऊँ तो अलमारी की तीसरी दराज में रखी उस डायरी को पढ़ना। उसके बीच जो फोटो है वही तुम्हें सच तक ले जाएगी। पत्र के अंत में बस एक लाइन थी, सच्चाई कभी छिपती नहीं, बस वक्त की परतों में सो जाती है। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी फिर से उठाई। इस बार उसने ध्यान से देखा। बीच के पन्नों में एक छोटा सा यूएसबी कार्ड चिपका था, जो शायद पहले नज़रअंदाज हो गया था। डॉक्टर ने पूछा, क्या ये आपके पास पहले से था? कार्तिक ने कहा, नहीं, ये अब मिला है। पुलिस ने तुरंत कार्ड जब्त किया और उसे लैपटॉप से जोड़ा। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। दिनांक 11 अगस्त, रात 11:11। वीडियो में नायरा थी और उसका चेहरा थका हुआ
पर आंखों में साहस था। अगर ये वीडियो किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैंने अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की थी। मेरे बच्चे को कोई नहीं चाहता क्योंकि वो किसी और की सच्चाई लिए हुए है। और अगर मैं मर जाऊं तो इस घर की दीवारों में देखना, वहां सबूत छिपे हैं। वीडियो अचानक रुक गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कार्तिक की नज़र अब दीवार की ओर थी, वही दीवार जहां नायरा की शादी की फोटो टंगी थी। कार्तिक ने अचानक उठकर तस्वीर हटाई। पीछे दीवार में हल्की दरार थी। उसने उंगली से ठोका तो अंदर खोखलापन था। पुलिस ने तुरंत दीवार तोड़ी। अंदर से निकला एक छोटा सा पैकेट। पैकेट खोला गया, उसमें था एक पेन ड्राइव और एक मेडिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट नायरा मेहता, भ्रूण के डीएनए में परिवर्तन का प्रयास उसके हस्बैंड के द्वारा। सभी की आंखें फटी रह गई। इंस्पेक्टर ठाकुर ने दीपक की तरफ देखा। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? दीपक कुछ बोल नहीं पाया, उसके होंठ सूख गए। सविता देवी चिल्ला उठी, दीपक तूने क्या किया उसके साथ? दीपक ने सिर झुका लिया पर कुछ कहा नहीं। हर सेकंड सच्चाई का वजन बढ़ा रहा था। उस रात कार्तिक ने अपनी भाभी की तस्वीर के सामने दीप जलाया और धीरे से बोला, भाभी अब ये खेल खत्म होगा। मैं सच्चाई तक जाऊंगा, चाहे उसे सुनकर सबका चेहरा क्यों ना उतर जाए। नायरा की मौत का मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं रह गया था, बल्कि एक गहरा और डरावना रहस्य बन चुका था। पुलिस की फाइल में दर्ज हर पन्ना झूठ और साजिश की गंध दे रहा था। कार्तिक अकेला सच का पीछा कर रहा था, बिना ये जाने कि सच्चाई उसके अपने परिवार की जड़ों को तोड़ देगी। अगले दिन पुलिस ने दीपक को पूछताछ के लिए बुलाया। कार्तिक भी वहां मौजूद था, चुपचाप पीछे की कुर्सी पर। इंस्पेक्टर ठाकुर ने सवाल किए, दीपक क्या आप भ्रूण के डीएनए में परिवर्तन के बारे में जानते हैं? दीपक हिचकिचाया, नहीं। फिर ये रिपोर्ट आपके नाम से क्यों है? क्या आपने किसी मेडिकल लैब में नायरा का नाम इस्तेमाल किया? दीपक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, वो रिपोर्ट गलत है, नकली है। तो ये पेन ड्राइव? इंस्पेक्टर ने वही पेन ड्राइव दिखाया जो दीवार के अंदर से निकली थी। उसमें आपके साइन वाला ऑथराइजेशन मेल है, जिसमें आपने जीन टेक लैब को सैंपल चेंज करने की अनुमति दी है। दीपक अब चुप हो गया, उसकी आंखों में घबराहट थी। दीपक ने पहली बार बोलने की हिम्मत की, भाई सच्चाई बता दीजिए, भाभी मर चुकी हैं, अब क्या बचा है छिपाने को? दीपक ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, तुम नहीं जानते कार्तिक, वो बच्चा मेरा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप ये मान रहे हैं कि आपने ही नायरा की रिपोर्ट बदलवाई? दीपक की आंखों से आंसू बह निकले, हाँ, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैंने सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाया था। क्यों? क्योंकि मुझे शक था कि वो किसी और से मिल रही है। कार्तिक दंग रह गया। भाभी तुम्हारे लिए जी रही थी भैया, दीपक ने झल्ला कर कहा। तुम नहीं जानते, उसने मुझसे झूठ कहा था। वो मुझसे पहले किसी और को प्यार करती थी। वही आदमी उसके जीवन में फिर आया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन था वो आदमी? दीपक बोला, उसका नाम था राजवीर कुमार, कॉलेज का नायरा का दोस्त। जब हमारी शादी हुई तो उसने उसे छोड़ दिया था, पर कुछ महीनों पहले वो दोबारा उसके जीवन में आया। मुझे एक ईमेल मिला था उसी के नाम से, जिसमें लिखा था, तुम्हारी पत्नी फिर से मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कार्तिक ने हैरानी से कहा, ये झूठ है, भाभी ऐसी नहीं थी। दीपक ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं पता सच क्या था, लेकिन उसी दिन मैंने डीएनए टेस्ट करवाने का निश्चय किया। सोनम मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, उसने मुझे मेडिकल कनेक्शन दिलवाया। मैंने सब करवा लिया, पर उस रिपोर्ट में जब डीएनए मिसमैच आया तो मैं टूट गया। इंस्पेक्टर ने कहा, तो आपने नायरा से बहस की? हाँ, पर मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। कार्तिक ने याद किया, वही रात, वही आवाज़ें, वही बहस। उसने खुद सुना था नायरा की चीख, पर क्या वो डर की थी या दर्द की? अगले दिन पुलिस ने सोनम से फिर पूछताछ की। कार्तिक भी वहां पहुंचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोनम बहुत कुछ छिपा रही है। सोनम ने भारी आवाज में कहा, हाँ,
मैंने दीपक की मदद की थी, लेकिन वो सब कानूनी था। बस डीएनए टेस्ट करवाना था, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन लैब की रिपोर्ट में आपके सिग्नेचर हैं। उस इंजेक्शन प्रोसीजर पर भी सोनम का चेहरा उतर गया। वो गलती थी। वो टेस्ट नहीं, एक प्रेगनेंसी सैंपल ट्रांसफर था। दीपक ने कहा था कि वो सिर्फ रिपोर्ट बदलवाना चाहता है ताकि किसी शक की गुंजाइश ना रहे। मैंने मान लिया, पर मैं नहीं जानती थी कि वो असल रिपोर्ट कहीं और से आ रही थी। कहाँ से? एक मेल आया था राजवीर रिसर्च से। कार्तिक ने चौंक कर कहा, राजवीर? वही नाम जो दीपक ने बताया। अब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। उस रात कार्तिक पुलिस स्टेशन से लौटकर घर आया। वो पेन ड्राइव के दूसरे फोल्डर खोलने लगा, जो पहले पुलिस ने नहीं देखी थी। फोल्डर का नाम था अंदर का सच। वीडियो चला। फिर वही नायरा थी, पर इस बार उसकी आंखों में डर था और कमरे में कोई और मौजूद था। नायरा बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो आदमी बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी नायरा। ये बच्चा मेरे रिसर्च का हिस्सा है। अब तुम इसे लेकर जिंदा नहीं रहोगी। कार्तिक का दिल रुक गया। वो आवाज दीपक की नहीं थी। वीडियो के अंत में चेहरा दिखा, वो राजवीर था। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। भाभी की मौत का सच अब एक नई दिशा ले चुका था। वो अब सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं था। नायरा एक ऐसी साजिश में फंस चुकी थी जहां उसका शरीर एक प्रयोग बना दिया गया था। राजवीर ने बदले के लिए उसे इस्तेमाल किया ताकि वो दीपक की जिंदगी को बर्बाद कर सके। अब सब कुछ साफ था। नायरा उस दिन झगड़े के बाद किसी को फोन करने निकली थी, शायद राजवीर को, और फिर वही जहर उसे दिया गया। कार्तिक ने आकाश की ओर देखा। भाभी, अब मुझे रास्ता दिखाओ। उसने पुलिस को सब बताया, पर इस बार वो खुद भी शामिल होने जा रहा था इस जांच में। उसे पता था कि अब मामला सिर्फ कौन अपराधी है का नहीं, बल्कि कौन इंसान का है था। कार्तिक की आंखों में अब आग थी, वो आग जो अब राजवीर और दीपक दोनों की नकली परतें जलाकर रख देगी। बारिश थम चुकी थी, मगर मेहता परिवार के जीवन में अब भी तूफान चल रहा था। कार्तिक अब सिर्फ देवर नहीं रहा था, वो एक सच्चाई का योद्धा बन चुका था। नायरा की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत राजवीर कुमार की तलाश शुरू की। वो वही आदमी था जिसकी आवाज़ उस वीडियो में सुनाई दी थी, जिसने नायरा से कहा था, अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। लेकिन जब पुलिस उसके पते पर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। घर के अंदर से बदबू आ रही थी। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर बिखरे कागज, लैपटॉप के जले हुए हिस्से और दीवार पर लिखा एक वाक्य, सच्चाई कभी मरती नहीं। वहाँ कोई नहीं था। राजवीर गायब था। पुलिस ने राजवीर के पुराने रिकॉर्ड निकाले। वो पहले एक जेनेटिक रिसर्च लैब में काम करता था, पर उसे 2 साल पहले मानव डीएनए प्रयोग के कारण निकाल दिया गया था। रिपोर्ट कहती थी राजवीर कुमार को पकड़ा गया, अपने निजी बदला लेने के लिए ब्रूड के जीन में हेरफेर करते हुए। इसका मतलब साफ था, वो डीएनए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट झूठ नहीं थी। राजवीर ने सच में नायरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की थी। पर सवाल ये था, कब और कैसे? पुलिस ने दोबारा सोनम से पूछताछ की। इस बार कार्तिक भी वहां पर था। सोनम ने गहरी सांस ली और बोली, नायरा को नॉर्मल स्कैन के लिए मैंने भेजा था। उस दिन लैब में मैं नहीं थी। बाद में पता चला कि कोई बाहरी डॉक्टर आया था। नाम था डॉक्टर राजवीर कुमार। उसने कहा कि उसे दीपक ने भेजा है और मैंने भरोसा कर लिया। लेकिन अब लगता है ये वही दिन था जब सब हुआ। कार्तिक ने जोर से मेज पर हाथ मारा तो उसने भाभी के साथ वैज्ञानिक प्रयोग किया। सोनम की आंखों में आंसू थे। हाँ, और मुझे ये एहसास तब हुआ जब नायरा मुझसे मिलने आई। उसने कहा, डॉक्टर, मुझे लगता है मेरे बच्चे में कुछ बदल गया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट चुरा ली गई। किसने? शायद दीपक ने या फिर राजवीर ने। कार्तिक उस रात नायरा की डायरी लेकर छत पर चला गया। वो हवा से बातें कर रहा था, जैसे भाभी सुन रही हूँ। डायरी का आखिरी पन्ना पहले फटा हुआ लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर नीचे कुछ उभरे हुए शब्द नजर आए। उसने टॉर्च की रोशनी मारी
और धीरे धीरे शब्द साफ हुए। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो जान लेना, जहर किसी बाहर वाले ने नहीं दिया, बल्कि किसी अपने ने मेरे हाथ में रख दिया था। कार्तिक के दिल में सन्नाटा उतर गया। किसी अपने ने? उसने पूरे घर में हर व्यक्ति की शक्ल याद की। सविता, प्राची, दीपक, कौन हो सकता था? कार्तिक ने खुद को उस रात की स्थिति में रखने की कोशिश की। नायरा और दीपक की बहस के बाद घर में सब अपने कमरे में चले गए थे। वो खुद हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया, प्राची का कमरा उस वक्त बंद नहीं था। वो हल्की हल्की आवाज में फोन पर बात कर रही थी। हाँ, सब हो गया, उसे दवा दे दी। कार्तिक का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागकर प्राची के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां अब सिर्फ एक अलमारी थी। उसने उसे खोला और अंदर रखा था एक पुराना मोबाइल। फोन चालू किया, पासवर्ड लगा था। कार्तिक ने 3 बार कोशिश की, असफल। चौथी बार उसने भाभी की तारीख डालकर देखा, 12:08, और स्क्रीन खुल गई। पहला मैसेज दिखा, काम हो गया, किसी को तुम पर शक नहीं होगा, आर के यानी राजवीर कुमार। और नीचे एक वीडियो क्लिप। वीडियो में प्राची और राजवीर बात कर रहे थे। राजवीर बोला, तुम्हें सिर्फ वो दवा पानी में मिलानी है, वो उसे नुकसान नहीं करेगी, बस उसे कमजोर बना देगी, बाकी का मैं देख लूंगा। प्राची बोली, लेकिन अगर कोई जान गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दीपक पर सबको शक है, वही दोषी ठहराया जाएगा। कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, तुम जिस पर भरोसा करती थी, वही तुम्हें मारने में शामिल थी। अगले दिन कार्तिक ने फोन पुलिस को दे दिया। प्राची को हिरासत में ले लिया गया। वो पहले तो चुप रही, फिर टूट गई। मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएंगी। राजवीर ने कहा था, बस थोड़ी दवा डालनी है ताकि वो बेहोश हो जाए। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि वो मेरे भाई की जिंदगी में फिर से लौट आई थी। दीपक सिर्फ भाभी के कारण हम सबसे दूर हो गया था। माँ रोज रोती थी, मैंने सोचा बस एक सबक मिलेगा। कार्तिक ने गुस्से से कहा, तूने सबक नहीं दिया प्राची, तूने एक जिंदगी खत्म कर दी। प्राची चिल्लाई, मुझे नहीं पता था कि राजवीर उसे मार देगा। पुलिस को उसी शाम खबर मिली, राजवीर की लाश यमुना किनारे मिली है। जेब में एक पत्र। मैंने सब किया पर मुझे अफसोस नहीं। मैंने सिर्फ वही छीनने की कोशिश की जो मुझसे छीन लिया गया था, नायरा का प्यार। कार्तिक के हाथ कांप गए। उसने आसमान की ओर देखा। भाभी, अब आपका बदला पूरा हुआ, लेकिन इस सच्चाई ने सबका घर जला दिया। कई महीनों बाद अदालत का फैसला आया। प्राची को अपराध में सहायक होने के लिए 5 साल की सजा हुई। दीपक को लापरवाही और रिपोर्ट छिपाने के लिए 2 साल की। डॉक्टर सोनम को क्लीन चिट मिली और कार्तिक, उसने नायरा की तस्वीर को अपनी लाइब्रेरी में सबसे ऊपर रखा। हर शाम वो दीप जलाता और कहता, भाभी, आपका सच अब सबको मालूम है। अब आपकी आत्मा को शांति मिले। बालकनी से हवा आती, जैसे कोई मुस्कान, कोई दुआ, कोई स्पर्श, वो महसूस करता। नायरा अब भी वही है, हवा में, धूप में, और उस बच्चे की याद में जो कभी जन्म ही नहीं ले सका। नायरा की मौत को अब 1 साल बीत चुका था, लेकिन कार्तिक के दिल में वो रात अब भी जिंदा थी। प्राची और दीपक दोनों जेल में थे। सविता देवी अब अकेली रहती थी, बोलती कम थी और सोचती ज्यादा। कभी कभी वो कार्तिक से कहती, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत रिश्ते बनाए, पर सच का रिश्ता नहीं निभा पाई। कार्तिक बस उनके पैर छूकर चुप रह जाता। उसने नौकरी छोड़ दी थी। अब वो दिन रात किताबें पढ़ता, समाज की कहानियां सुनता और लिखता। सच की कीमत। नायरा की डायरी अब उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। वो सोचता, अगर भाभी की सच्चाई समय पर सामने आती तो शायद आज वो और उनका बच्चा जिंदा होते। यही सोच एक नई राह बन गई और यहीं से एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। एक दिन वो शहर के महिला थाने गया। वहां उसने कुछ ऐसी औरतों को देखा जो अपने ही घरों में न्याय के लिए लड़ रही थी। किसी को ससुराल ने धोखा दिया, तो किसी को पति ने, और किसी को समाज ने। वो सब नायरा जैसी थी, असहाय पर सच्ची थी। कार्तिक ने वही निश्चय किया, अब मैं उन सब के लिए खड़ा रहूंगा जिनकी सच्चाई दबा दी जाती है। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली
और एक छोटी सी संस्था शुरू की। नाम रखा सत्य की शपथ। उसका पहला उद्देश्य था घरेलू हिंसा के मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। मीडिया ने लिखा, एक देवर जिसने भाभी के लिए न्याय से आगे बढ़कर समाज का चेहरा बदल दिया। एक शाम सविता देवी उसके पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहू को कभी अपनाया ही नहीं। मैं हमेशा अपने बेटे को सही मानती रही, पर उस दिन जब नायरा की लाश देखी तो समझ आया, माँ होना और इंसान होना दोनों अलग बातें हैं। कार्तिक ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, देर से सही पर आपने सच्चाई देख ली। अब आप ही हमारी संस्था की पहली माँ बनेंगी। सविता देवी रो पड़ी। काश ये सम्मान मुझे बहू के रहते मिलता। संस्था की पहली वर्षगांठ पर कार्तिक ने एक छोटा सा आयोजन रखा, नायरा स्मृति समारोह। उस दिन शहर की कई महिलाएं वहां पर आईं। कुछ चेहरे पर हिम्मत थी, कुछ आंसुओं में ताकत। मंच पर एक बड़ा फोटो लगा था और नायरा मुस्कुरा रही थी। कार्तिक ने मंच से कहा, भाभी का शरीर गया पर उनकी सच्चाई आज हर औरत के दिल में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि झूठ से बड़ा जहर कोई नहीं होता, और जब कोई सच के लिए मरता है तो वो इंसान नहीं, एक विचार बन जाता है। सालों बाद पहली बार सविता देवी ने सबके सामने कहा, मैं नायरा की सास नहीं, उसकी माँ थी और आज भी हूँ। ताली की गूंज में कार्तिक की आंखें भर आई। सत्य की शपथ अब कई जिलों में काम करने लगी थी। कार्तिक के प्रयासों से कई औरतों को इंसाफ मिला। वो अक्सर कहता, हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है, बस हमें उस दिन तक सच को जिंदा रखना होता है। एक दिन किसी ने पूछा, कार्तिक, तुम इतना सब क्यों करते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरी भाभी ने मरकर सिखाया है, सच्चाई कभी नहीं मरती। शाम ढल रही थी। कार्तिक ने संस्था के ऑफिस में नायरा की तस्वीर के सामने दीप जलाया। दीप की लौ में उसे लगा कोई मुस्कुरा रहा है। हवा चली, धीरे से पन्ने हिले और डायरी का आखिरी वाक्य सामने आया, अगर मेरी कहानी किसी को सजा दे तो मेरा जाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कार्तिक ने दीपक के सामने सिर झुकाया। भाभी, आपकी कहानी अब हर दिल में धड़कती है। दूर कहीं बादलों के बीच हल्की चमक उठी, मानो आसमान ने भी कहा हो, सत्य की शपथ पूरी हुई। नायरा की मौत को 2 साल बीत चुके थे। कार्तिक का नाम अब न्याय और सच्चाई के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। पर एक ठंडी नवंबर की सुबह एक ऐसा केस उसके दरवाजे आया जिसने सब पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया। उस दिन संस्था में रोज की तरह कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे। कोई दहेज का मामला, कोई घरेलू हिंसा का। पर दोपहर को एक औरत अंदर आई, 30-32 साल की, साधारण कपड़ों में, आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम रीना शर्मा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। कार्तिक ने उसे बैठने को कहा। वो कांप रही थी। उसने अपने पर्स से एक कागज निकाला और सामने रखा। ये मेरी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है। कार्तिक का सिर झटक गया। वो वाक्य उसके दिल में जैसे बिजली बनकर गिरा। क्या कहा आपने? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे पति का डीएनए बच्चे से मेल नहीं खाता, लेकिन मैंने कभी किसी और को छुआ तक नहीं। कार्तिक की आंखें फटी रह गईं। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही स्थिति, वही आरोप, वही दर्द। उसने शांत स्वर में पूछा, आपके पति क्या करते हैं? वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर विक्रम अरोड़ा। कार्तिक का दिल फिर से कांप उठा। विक्रम अरोड़ा, ये नाम तो पहले भी मैं सुन चुका था। उस रात कार्तिक ने पुराने केस की फाइल निकाली। उसमें एक नाम फिर से उभर आया, डॉक्टर राजवीर कुमार, वर्क विद डॉक्टर विक्रम अरोड़ा, जेनेटिक रिसर्च यूनिट। अब बात साफ थी, विक्रम वही व्यक्ति था जिसने राजवीर के साथ मिलकर उस गलत फीटल डीएनए प्रोजेक्ट में काम किया था, और शायद अब वही खेल दोबारा चल रहा था। रीना अगले दिन फिर संस्था में आई। उसने कहा, डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि टेस्ट में गलती हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कोई मेरे साथ कुछ प्रयोग कर रहा है। पिछले महीने मुझे अस्पताल में इंजेक्शन लगा दिया गया था। कहा गया कि वो विटामिन है, पर उसके बाद मुझे अजीब सी हालत महसूस हुई।
कार्तिक ने गहरी सांस ली। क्या वो इंजेक्शन किसी खास ने दिया था? हाँ, डॉक्टर विक्रम के असिस्टेंट ने। नाम था राहुल कुमार। कार्तिक की उंगलियां टेबल पर कस गई। राहुल कुमार, वही जो कभी राजवीर के नाम से फर्जी पहचान बनाकर नायरा के केस में काम कर चुका था। तो क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? कार्तिक ने तुरंत अपनी संस्था के वकील और पुलिस अधिकारी मित्र राजीव मेहरा से संपर्क किया। राजीव बोला, कार्तिक, अगर ये वही लोग हैं तो ये कोई सामान्य अपराध नहीं। उन्होंने मिलकर रीना का मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाया। रिपोर्ट में वही शब्द फिर दिखाए गए। कार्तिक का खून खौल उठा। वो फिर से वही खेल खेल रहे हैं और इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रीना को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। पुलिस ने चुपचाप अस्पताल में छापा मारा, जहां से सब रिपोर्ट तैयार होती थी। वहां के सर्वर में जो फाइलें मिली, उन्होंने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। पिछले 2 सालों में 12 महिलाओं की रिपोर्ट बदल दी गई थी। हर रिपोर्ट में एक ही लाइन भ्रूण का डीएनए परिवर्तित और हर रिपोर्ट में एक ही डिजिटल सिग्नेचर आरके। कार्तिक ने गहरी सांस ली। आरके, ये कैसे हो सकता है? राजवीर तो मर चुका था। राजीव बोला, शायद कोई और उसी पहचान से खेल खेल रहा है, या शायद वो मरा नहीं। कार्तिक रात भर सो नहीं पाया। उसने भाभी की तस्वीर देखी और बोला, भाभी, क्या आप देख रही हैं? वही लोग, वही जाल, वही झूठ जो आपकी जिंदगी निगल गए थे, अब किसी और की मां बनने की उम्मीद को मिटा रहे हैं। मैं इस बार रुकूंगा नहीं। वो जानता था ये अब सिर्फ रीना का केस नहीं था, ये नायरा की आत्मा के लिए न्याय का दूसरा अध्याय था। अगली सुबह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। सामने बैठी थी सैकड़ों महिलाएं। कार्तिक ने कहा, 2 साल पहले मेरी भाभी की हत्या हुई थी क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोलने की हिम्मत की थी। आज फिर वही लोग समाज की औरतों के साथ खेल रहे हैं। उनके गर्भ में पल रही जिंदगियों को प्रयोगशाला बना रहे हैं। सत्य की शपथ अब इस अपराध के हर सूत्र को उजागर करेगी और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस खेल के हर खिलाड़ी का अंत ना हो जाए। हॉल तालियों से गूंज उठा, पर कार्तिक के दिल में सिर्फ एक आवाज थी, नायरा, भाभी, तुम्हारा बदला अब भी अधूरा है। रीना शर्मा केस ने अब सब कुछ बदल दिया था। सत्य की शपथ की टीम ने हफ्तों तक डॉक्टर विक्रम के अस्पताल की जांच की। हर रिपोर्ट में अजीब पैटर्न था। सभी महिलाओं की गर्भावस्था की रिपोर्ट में एक ही लैब कोड लिखा था, RK21। कार्तिक ने सोचा, RK, क्या ये फिर वही राजवीर कुमार हैं? राजीव मेहरा ने बताया, विक्रम और राजवीर एक ही रिसर्च यूनिट में काम करते थे, पर विक्रम ने अदालत में गवाही दी थी कि राजवीर आत्महत्या कर चुका है। कार्तिक बोला, और अगर वो झूठ था? राजीव ने सिर झुकाया। तब हमें उस कब्र को खोदना होगा जहां वो दफन है। पुलिस ने अदालत की अनुमति ली और राजवीर कुमार की कब्र की जांच की। रात के अंधेरे में जब कब्र खोदी गई तो सबके चेहरों पर दहशत थी। कब्र के भीतर कोई शव नहीं था, सिर्फ एक बोतल और एक नोट, मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा। कार्तिक के हाथ कांप गए। तो वो जिंदा है और विक्रम के पीछे वही है। रीना अब 7 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की हालत असामान्य है। उसकी हार्ट बीट कभी बहुत तेज, कभी गायब हो जा रही थी। वो रोते हुए बोली, क्या मेरा बच्चा भी नायरा की तरह मारा जाएगा? कार्तिक ने वादा किया, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारे बच्चे को छू नहीं सकता। वो उसी रात अस्पताल पहुंचा जहां रीना का इलाज चल रहा था। वहां उसने देखा, रात 2 बजे एक व्यक्ति लैब की ओर जा रहा था। चेहरा मास्क से ढका हुआ और हाथ में ब्रीफकेस था। कार्तिक ने चुपचाप पीछा किया। जब उस व्यक्ति ने मास्क उतारा तो उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। वो राजवीर था। राजवीर अब पहले से अलग दिख रहा था। चेहरे पर जलन के निशान, आंखों में जुनून और बदले की ठंडक। उसने कार्तिक को देख लिया, मुस्कुराया और बोला, सच की तलाश में फिर आ गए कार्तिक, पर यह दुनिया सच्चाई नहीं चाहती, प्रयोग चाहती है। कार्तिक चिल्लाया, तूने मेरी भाभी को मारा राजवीर, अब और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा? राजवीर हंसा, तुम्हारी भाभी मेरी प्रयोगशाला थी,
वो ऐसी औरत थी जिसने मुझे ठुकराया और अपने झूठे प्यार में मेरी जिंदगी तबाह की। अब मैं औरतों के गर्भ में नई पीढ़ी बना रहा हूँ, जहाँ डीएनए इंसान नहीं मेरा आदेश मानेगा। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तू पागल है राजवीर, भगवान का खेल खेलने की कोशिश मत कर। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, भगवान ही तो हूं अब मैं। उसी वक्त रीना के कमरे में अलार्म बज उठा और नर्सें भागी। कार्तिक दौड़ा। रीना दर्द में थी और मॉनिटर की लाइटें तेज चमक रही थी। कार्तिक ने पीछे देखा, राजवीर गायब था, पर उसके ब्रीफकेस से एक शीशी गिर गई। कार्तिक ने शीशी उठाई और पुलिस को सौंप दी। रिपोर्ट आई, ये वही रासायनिक जहर था जो 2 साल पहले नायरा के शरीर में मिला था। अब सब साफ था। नायरा की हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत बदले का हिस्सा नहीं थी, वो जेनेटिक प्रयोग की पहली बलि थी। 3 हफ्तों बाद रीना ने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने जब बच्चे को देखा तो सब दंग रह गए। बच्चे की आंखें 2 रंगों की थी, एक नीली एक भूरी। डीएनए टेस्ट में पाया गया, बच्चे का आधा डीएनए इंसान का है, आधा प्रयोगशाला में संशोधित। कार्तिक स्तब्ध रह गया। वो सचमुच अपने प्रयोग में सफल हो गया था। रीना बेहोश थी। कार्तिक ने बच्चे को गोद में लिया और बोला, तुम्हारे जैसे बच्चे को मैं मानवता का प्रतीक बनाऊंगा, पाप का नहीं। पुलिस ने डॉक्टर विक्रम को गिरफ्तार किया। उसने सब कबूल किया। हाँ, राजवीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो वो मेरा परिवार खत्म कर देगा। अदालत में उसने बताया कि राजवीर अब विदेशी संगठनों के साथ मिलकर क्लोनिंग और गर्भ प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन किसी को नहीं पता। उस रात कार्तिक सत्य की शपथ के दफ्तर में अकेला बैठा था। उसने नायरा की तस्वीर देखी और कहा, भाभी वो लौट आया है, पर इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा, इंसान के रूप में नहीं, अपराध के रूप में। बाहर आसमान में बिजली चमकी और उसे लगा नायरा की तस्वीर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई है। रीना का बच्चा अब सुरक्षित था, पर उस बच्चे का खून अपने भीतर एक और सच्चाई लिए हुए था। एक ऐसा जीन जो शायद भविष्य में कई जिंदगियां बदल सकता था। कार्तिक जानता था राजवीर अब कोई इंसान नहीं, बल्कि एक विचार, एक वायरस बन चुका था, और अब उसे ना सिर्फ कानून से बल्कि विज्ञान से भी लड़ना था। एक तरफ था कार्तिक जो सच्चाई और इंसानियत का प्रतीक था, और दूसरी तरफ डॉक्टर राजवीर कुमार जो अब इंसान नहीं बल्कि अपने प्रयोगों में खोया हुआ एक शैतान बन चुका था। रीना का बच्चा अब सत्य की शपथ संस्था के संरक्षण में था। मीडिया उसे मेरिकल बेबी कहने लगी थी, लेकिन कार्तिक जानता था ये चमत्कार नहीं, एक अपराध का सबूत है। राजीव मेहरा और पुलिस की टीम ने महीनों की खोज के बाद पता लगाया, राजवीर अब हिमाचल की पहाड़ियों में एक गुप्त लैब में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत एक टास्क फोर्स बनाई। कार्तिक ने जिद की, मैं इस मिशन में साथ जाऊंगा, ये लड़ाई मेरी है। इंस्पेक्टर ठाकुर ने कहा, कार्तिक ये ऑपरेशन खतरनाक है। कार्तिक मुस्कुराया, भाभी की मौत भी तो खतरनाक प्रयोग का हिस्सा थी। अब हिसाब बराबर होगा। कार्तिक और उसके 2 साथी रात 2 बजे वहां पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे गार्डों को बेहोश किया और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। कांच के कंटेनरों में रखे ब्रूड, दीवारों पर टंगे डीएनए स्ट्रक्चर और कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे कोड्स। कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना का नाम अब भी उस लैब के डेटा में था, मतलब राजवीर अब भी उसके बच्चे पर काम कर रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगे कार्तिक। कार्तिक ने पलट कर देखा, वो राजवीर था, काले कोट में, चेहरे पर मास्क, पर उसकी आंखों में वही अंधकार, वही दीवानगी। ये सब बंद कर दे राजवीर, तू इंसानियत का गला घोट रहा है। राजवीर हंसते हुए बोला, इंसानियत वो तो कब का मर चुकी है, जिस दिन तुम्हारी भाभी ने मेरा प्यार ठुकराया था। मैं जो कर रहा हूँ वो मानव जाति का भविष्य है। अब बच्चे माँ बाप से नहीं, प्रयोगशाला से पैदा होंगे। कार्तिक ने आगे बढ़कर कहा, तूने भगवान बनने की कोशिश की और शैतान बन गया। राजवीर ने पिस्तौल निकाली, तुम जैसे लोग ही विज्ञान को रोकते हैं, पर अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, ना सरकार, ना इंसान, ना मौत। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक हाथ में बंदूक, दूसरे में सच्चाई। कार्तिक ने धीरे से कहा, तू भूल गया
हर प्रयोग का अंत होता है। राजवीर ने ट्रिगर दबाया पर गोली चलने से पहले कार्तिक ने पास की ग्लास टंकी तोड़ दी। उसमें रखा रासायनिक द्रव्य बाहर निकला। तेज गंध और आग सी प्रतिक्रिया। लैब में विस्फोट हुआ। चारों तरफ अलार्म बजने लगे। राजवीर आग से गिर गया पर उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीन बन चुका हूँ। कार्तिक ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर आग ने दोनों को अलग कर दिया। राजवीर गिर पड़ा और उसकी चीखों के साथ पूरी लैब आग की लपटों में बदल गई। सुबह जब पुलिस पहुंची तो कार्तिक जख्मी हालत में बाहर मिला, पर राजवीर का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ उसकी जली हुई कोट की जेब में एक पर्ची थी। प्रयोग अधूरा, ये विषय फिर से उठेगा। कार्तिक ने पर्ची को मोड़कर जेब में रख लिया। वो समझ गया था राजवीर मरकर भी पूरी तरह मरा नहीं है। वो अब अपने प्रयोगों में जिंदा रहेगा। कुछ दिनों बाद सत्य की शपथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्तिक ने कहा, हमने विज्ञान को हराया नहीं, बस उसे इंसानियत की हद में रहने की याद दिलाई है। अब कोई भी वैज्ञानिक अगर जीवन से खेल खेलेगा तो हम उसे रोकेंगे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। रीना का बच्चा अब स्वस्थ था। वो हर दिन उस बच्चे को देखकर सोचता, नायरा भाभी का सपना अब इस बच्चे में जिंदा है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।